हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज मेडाइवल हिस्ट्री में हम तुगलक वंश से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसके जितने भी सारे फैक्ट हो सकते हैं ये सारे फैक्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक बोले तो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीआरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, है ना, या फिर जेपीपीसीएस, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये जो आपका एनसीईआरटी है ना, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी मेडाइवल हिस्ट्री, ये आप सभी वैसे पढ़े ही होंगे, लेकिन मैंने इसे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैं आपको ऑडियो फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्यादा हम आपका टाइम किल नहीं करेंगे। बता दें कि एनसीईआरटी जो है ये सतीश चंद्रा का है, ठीक है। सतीश चंद्रा का अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसे शॉर्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी कोई भी काम कर रहे हैं इसके बावजूद भी ईयरफोन लगा के अपना सुनते रहे, याद होता रहेगा, राइट। 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा। तो आज मैं ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगी, दिन मैं स्टार्ट करती हूँ तुगलक वंश से, ठीक है। तुगलक वंश जो था ये अलाउद्दीन के सेनापति में गयासुद्दीन तुगलक, या फिर इसे गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। यानी गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसी को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, और तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की, और उसका माता का नाम क्या था, ये उसकी जो माता थी ना, वो हिंदू जाट महिला थी, ठीक है। और पिता करौना तुर्क था, यानी माता जो थी वो हिंदू की जाट महिला थी, और माता जो है मतलब हिंदू जाट महिला थी, एंड पिता जो है वो तुर्क के थे, और कुरौना तुर्क मतलब तुर्क कास्ट से रिलेटेड थे, ठीक है। तो बलबन जो है, बलबन का ये दास था, ठीक है। तो बलबन के दास था, एंड गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और इनके अभियानों के तहत यह अध्यक्ष रहा है। उसके दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, यानी कि दीपालपुर की बातें करें तो ये गवर्नर नियुक्त हुआ था, और 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया था। भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी गयासुद्दीन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है, मलिक उल गाजी, या फिर गाजी मलिक कहीं लिखा रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक रहेगा, मलिक उल गाजी रहेगा, ये तो सब एक ही इन्हीं का नाम है, ठीक है। तो खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करता है, और 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक और भी नाम था गाजी बेग, ठीक है। गाजी बेग तुगलक या फिर गाजी तुगलक, मतलब ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता था, मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता था, गाजी मलिक इसे लोग कहते थे, कहीं कहीं गाजी बेग तुगलक भी लिखा रहेगा, गाजी तुगलक भी लिखा रहेगा, तो इसी का शब्द नाम है। इसी के कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारी को तुगलक पुकारा जाने लगा, और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से लेकर के 1/3 भाग वसूल जाता था, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि को माफ किया गया, और राजस्व जो था, रेवेन्यू वसूली में सरकारी कर्मचारी को हिस्सा न देकर के कर से मुक्त जागीरदारें दी गई थी, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। क्या क्या चीज रही, तो नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। तो अक्सर ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि नस्ल एवं बटाई की प्रथा किसके शासन काल में रही, तो ये दे देगा अलाउद्दीन खिलजी, दे देगा बलबन, दे देगा, तो ये सब गलत हो जाएगा। ये क्या है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश का जो शासक था, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अलाउद्दीन के समय में कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन कर यानी कि टैक्स जो देने वाले, सरकारी धन की बेईमानी करने वाले और चोरों को कठोर दंड दिया गया, ठीक है। यानी कि जो चोरी वगैरह करते थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत ही ज्यादा अभद्र तरीके से उसका यूं बोले तो जो थाई का मांस होता था वो काट लिया जाता था। अगर कोई
माप तौल कर रहा है, कम दिया तो उतना उसका बॉडी से मांस काट लिया जाता था। तो ये थोड़ा अभद्र तरीके से इसका दंड वगैरह व्यवस्था था, ठीक है। तो बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। मतलब बहुत ही ज्यादा बोले तो स्ट्रिक्ट काफी लेवल पे इसका शासन था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी शासन करता है और सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। काफी विद्वान था और शिक्षित था, ठीक है। खगोल शास्त्रों का उसको नॉलेज था, गणित का नॉलेज था, आयुर्विज्ञान का नॉलेज था। इसके अलावा बातें करें तो बहुत ही ज्यादा हर चीज में रुचि रखता था, विद्वाओं में निपुण था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग का स्थापना करता है जिसका नाम कहा जाता है दीवाने अमीर कोही। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दीवाने अमीर कोही किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपका कृषि विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग बनाया गया था और उसी का नाम दीवाने अमीर कोही रखा गया, ठीक है। इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? कृषकों को डायरेक्ट सहायता देकर के अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्यों के लिए चुना गया और भूमि पर कृषि सुधार किए गए। फसल चक्र के अकॉर्डिंग हेर फेर के साथ साथ विभिन्न फसलों को खेती की गई थी। मोहम्मद तुगलक के प्रयोग में एक सबसे महत्वपूर्ण था कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। फिर दौलताबाद ये देवगिरी में है, ठीक है। दौलताबाद कहीं कहीं देवगिरी लिखा रहेगा तो भी एक ही है, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक जो था, मोहम्मद तुगलक ये क्या करता है, राजधानी जो दिल्ली से था ये दौलताबाद ले जाता है। देवगिरी ले जाने के बाद इब्न बतूता के अकॉर्डिंग सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, ठीक है। इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसे देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के एम निजामी के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के एम निजामी लिखते हैं कि सुल्तान कुतुबुद्दीन जो था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा था और मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद से देवगिरी को कुवतुल इस्लाम भी कहा जाता है। यानी देवगिरी को क्या कहा जाता है? कुवतुल इस्लाम। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं गाइस, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोल दूं ना, सतीश चंद्रा क्लास 11th की एनसीईआरटी का ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाई है, जिसके मतलब जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाई है ना, वो ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिससे कि सभी को बेनिफिट होगा। मैं तो खुद ए स्टूडेंट हूँ, पढ़ती भी हूँ, लेकिन आप सभी मेरे साथ साथ इसे ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करने का मतलब ही है कि कहीं पे भी रहे, सपोज कीजिए खाना बना रहे हैं या फिर वॉकिंग कर रहे हैं, मार्केट गए, कहीं गए, ईयरफोन लगा के अपना सुनते रहे, तो ये इससे बेनिफिट होगा याद करने से। मतलब जैसे कैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, वैसे ये अगर सुनते हैं तो सुनते सुनते कंफर्म याद हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी कि मोहम्मद बिन जो तुगलक होता है वो अपना सिक्का पे क्या लिखवाता है? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी सुल्तान जो है ईश्वर की छाया है और ईश्वर सुल्तान का समर्थन है। यही चीज ये एक वाक्य के तौर पे उस सिक्कों पे अंकित कराता है, ठीक है, यानी लिखवाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता दिनार की संज्ञा दिया और बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजना का विशेष रूप उल्लेखित करता है। दोआब में कर वृद्धि किया, देवगिरी को राजधानी बनाया, सांकेतिक मुद्रा जारी किया, खुरासान पर आक्रमण किया, कराचील की ओर अभियान किया, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। क्या क्या चीजें फिर मैं रिपीट कर दूं? दोआब की कर वृद्धि किया, देवगिरी को राजधानी बनाया, सांकेतिक मुद्रा जारी किया, खुरासान पर आक्रमण किया, कराचील की ओर अभियान किया। इसके बाद इब्न बतूता जो है 1333 से लेके 1347 तक इसका एरा रहता है, ठीक है, यानी इसका काल रहता है। मोरक्को मूल की अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 में भारत आया था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था,
ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बना करके चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताबुल रेहला नाम से एक पुस्तक लिखता है और वह अपनी यात्रा का उसमें विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। सुल्तान काल में डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से ही प्राप्त किया जाता है। और दिल्ली के सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक जो था प्रथम सुल्तान था। हिंदू और त्योहार, ठीक है, हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये काफी एजुकेटेड पर्सन था। इसे खगोल शास्त्र में जानकारियां थी, इसे ये शिक्षित वर्ग के था, ठीक है। आयुर्विज्ञान में इसे जानकारियां था एंड बहुत सारा ये काफी विद्वान था, ठीक है। और जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताई थी ना कि वो थोड़ा कट्टर टाइप का था, या और भी शासन काल में इसके आए जो थोड़ा कट्टर टाइप के होते थे, लेकिन ये जो था काफी एजुकेटेड होने के कारण ये हर चीज को अच्छे वे में समझता था। हिंदू के जो त्योहार वगैरह होली होता था उसमें भाग लेता था, ठीक है, सबको सेलिब्रेट करता था, ठीक है। तो ये सारी इसकी अच्छाइयां हैं। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमान को भी सरकारी पद पर नियुक्त किया। जैसे कि मान लो कि आप कोई मुस्लिम शासक होता है ना, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी हो गया, तो वो उसके समय में ऐसा होता है कि वो अपने ही कास्टिज्म को ज्यादा प्रमोट करता है, राइट। तो लेकिन इसमें मोहम्मद बिन तुगलक में ऐसी कोई बात नहीं होती है, जिसके कारण बर्नी ने उसे कटु आलोचना की और व्यक्तियों की छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोईया आदि कहा, ठीक है। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जब हो जाती है, उसके निधन पर बंदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है, ऐसा लिखता है, ठीक है। किसने लिखता है? बंदायूं ने लिखता है। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोल करके प्रत्येक जो भी आदमी होते थे उनके गुण और योग्यता पर पूरी जांच पड़ताल करके अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति दे करके उसे बेकारी यानी कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमान, अनाथ स्त्री, विधवा आर्थिक सहायता से यानी जो इकोनॉमिकली कंडीशन जिसका ठीक नहीं था सभी को हेल्प करता था, ठीक है। निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था जो हज वगैरह पे खर्चा करता था, ठीक है। दारुल सफा नाम से एक खैराती अस्पताल की स्थापना किया। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना किसने किया? तो आपको ऑप्शन में दे देगा तुगलक, अलाउद्दीन, ये दे देगा, अलाउद्दीन खिलजी दे देगा, या फिर मोहम्मद बिन कासिम दे देगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बता देगा, इब्न बतूता दे देगा या ऐसा कुछ भी दे देगा। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था दारुल सफा जो था एक खैराती अस्पताल की स्थापना किया था, ठीक है। उसमें कुशल हकीम रखे गए और फिरोज शाह तुगलक के दासों का बहुत शौक था, यानी दास वगैरह का बहुत शौक था उसे। दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान था। तो दीवाने बंदगान पूछेगा तो ये पृथक विभाग था, एक अलग विभाग था। किसी से रिलेटेड था? देख रेख ये टेक केयर करने के लिए विभाग ये बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं दीवाने बंदगात का ये गठन करता है। सुल्तान काल में सर्वप्रथम फिरोज तुगलक जो था ये लोक निर्माण विभाग का स्थापना करता है, ठीक है। फिरोज ने 300 नया नगरों का निर्माण कराया था, यानी फिरोज शाह तुगलक जो था वो 300 नया नगरों का निर्माण कराया और उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख था। फरिश्ता के अकॉर्डिंग फिरोज शाह ने 40 मस्जिद,
40 मस्जिद का निर्माण करता है, 30 विद्यालय बनाता है, 20 महल का निर्माण करता है, 100 सराय बनाता है, 200 नगर बनाता है, 100 अस्पताल बनाता है और 5 मकबरे का निर्माण करता है, 100 सार्वजनिक स्नानागृह का निर्माण करता है और 10 स्तंभ बनाता है, 150 पुलों का निर्माण कराया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम क्या रखा था? आजादपुर। पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन था? मली गाजी शाहना। प्रत्येक भवन की योजना उसके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, अनुमान के अकॉर्डिंग बनाया जाता था। दीवाने विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। ठीक है। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के कारण वो प्रसिद्ध है। सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़े नहर का निर्माण कराता है। वो कौन कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रथम नहर 150 मील लंबी था, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाता है। दूसरा 96 मील लंबी था, जो कि सतलज से घाघरा तक जाता है। तीसरा सिरमौर की पहाड़ियों से निकल करके हांसी तक जाता है। चौथा जो है घाघरा से फिरोजाबाद तक और 5वां यमुना से फिरोजाबाद तक। फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नहर का निर्माण कौन कौन था? प्रथम जो था ये यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाया जाता था। ठीक है। कितने मीटर लंबा था? 150 मीटर लंबा। ठीक है। दूसरी जो था 96 मील लंबा, जो सतलज से घाघरा जाता था। तीसरा सिरमौर की पहाड़ी से निकल के हांसी तक जाता था। ठीक है। चौथा घाघरा से फिरोजाबाद तक था। 5वां यमुना नदी से फिरोजाबाद तक था। तो ये किसने निर्माण कराया था? ये सब फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ये सब आपको याद रखना है। फिरोज तुगलक ने सिंचाई यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं का भी निर्माण कराता है, यानी कि इसकी खुदाई करवाता है। और फरिश्ता के अकॉर्डिंग फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांध और 30 झीलों जल को संग्रहण करने के लिए, एकत्र करने के लिए तालाब का भी निर्माण कराता है। किसके तहत ये पता चलता है? फरिश्ता एक बुक का नाम है, इसमें ये मतलब इसका विवरण मिलता है सारा। ठीक है। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हके सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। क्या था? हक ए सर्ब नाम से सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उस किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग, ठीक है, सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया। ठीक है। उल्लेखनीय है यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारा उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। ठीक है। उस समय तक ब्राह्मण जो है इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी उपाय किया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ और टोपड़ा अंबाला जिले में है। ठीक है। अंबाला कहाँ है? आपको पंजाब में है। ठीक है। लुधियाना के पंजाब में है। ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं, अब इसे दिल्ली लाया गया। टोपरा वाला स्तंभ को महल फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट इसे स्थापित किया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कश के शिकार आखेट स्थान पास स्थापित किया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया और उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके, उसने कुछ सांस्कृतिक ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया। ठीक है। तो ये सारे गाइज आपके फैक्ट्स हैं। इसके बारे में और फैक्ट है वो भी हम लोग देख लें। नसीरुद्दीन महमूद जो था ये 1394 से लेके 1412 ईस्वी तक शासन करता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जो 1394 से 1412 ईस्वी में शासन करता है। इसके शासन काल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। पंजाब का सूबेदार खिलजी खान स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा, यानी कि कोशिश करने लगा। और फिरोज के एक अपने पुत्र नुसरत शाह ने नसीरुद्दीन को चुनौती दिया। ठीक है। यानी फिरोज का जो पुत्र था नुसरत शाह, ये किसको चुनौती देता है? नसीरुद्दीन को। ठीक है। यानी कि
तुगलक वंश का जो अंतिम जो शासक था नसीरुद्दीन, तो नसीरुद्दीन को किसने चुनौती दिया? फिरोज शाह का जो पुत्र था नुसरत शाह। ठीक है, तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों शासकों ने एक ही स्थान यानी एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज पर शासन किया। नसीरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में रहा। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था और यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी और तैमूर के आक्रमण पर 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने आक्रमण करता है तो दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर देता है। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो जाता है और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना। ठीक है, उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। ठीक है, दौलत खां को किसने पराजित किया? तो खिज्र खान ने। ठीक है, तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नया वंश सैयद वंश की नींव रखता है। तो गाइज ये सारा था आपका फैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ना ऑडियो फॉर्म में सुनिएगा। ईयरफोन, वैसे तो ये ऑडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड ही है, मतलब ईयरफोन लगा करके कहीं पे भी बैठ जाइएगा इत्मीनान से और देन आप आराम से सुनिएगा। ये बहुत ही अच्छा सतीश चंद्रा का एनसीईआरटी नोट्स कंसाइज वे में हमने बनाया है, जो आपके कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बीपीएससी, जेपीएससी, एमटीएस हो या फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी सतीश चंद्रा का बहुत ही अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा हम टाइम किल नहीं करते हैं, लोधी वंश को स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में करता है। किसने किया था? बहलोल लोधी ने। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से भी जाना जाता था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा अपने नाम का खुतबा पढ़ाया गया। ठीक है, यानी कि लोधी वंश का जो शासक था बहलोल लोधी, या अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। ठीक है, बहलोल लोधी ने हिंदू के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में बहुत सारे कई प्रतिष्ठित मतलब हिंदू सरदार रहते थे, जिसका नाम है राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद्र, राय दादू। यानी कहने का मतलब है कि ये लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ये कट्टर वाला व्यवहार बिल्कुल नहीं करता था हिंदुओं के साथ। ठीक है, उसने बहलोल सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनियमन का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने जब उसका मृत्यु होता है तो मृत्यु के पहले ही अपने तीसरी पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और सरदार जो भी होते थे, सरदारों ने इसका विरोध किया। जो सिख पंजाब सरदार होते थे तो सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण था कि निजाम खां की माँ जो थी जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। यानी निजाम खां की जो माँ थी, इन द सेंस बोले तो बहलोल लोधी की वाइफ जयबंद एक जो थी वो सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और वह लोधी वंश का महानतम शासक था। जो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करके अपना यमुना नदी के किनारे आगरा नाम से एक नया शहर का बसाता है, यानी नया शहर बसाता है और अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी था, उदार था, न्याय प्रिय शासक था, मतलब लेबोरियस था, काफी ज्यादा मेहनती था। ठीक है, उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया और नाप का पैमाना जिसको कहा जाता है गजे सिकंदरी। ठीक है, अक्सर ये पूछेगा कि गजे सिकंदरी क्या है, तो ये नाप का पैमाना है, उसी के समय में ही आरंभ किया गया था। ठीक है, उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करता है और उसने मुहर्रम में तजिया निकालना बंद करवा दिया। पीरों और संतों को मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दिया और उसके समय में योग व्यक्ति की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह में, यानी कि प्रत्येक
6 मंथ में वो क्या करता है, उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था। वह शिक्षित और विद्वान था। वह स्वयं को आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने को बहुत शौकीन था। ठीक है, वह गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी वो क्या लिखता था, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, सिकंदर ने अनाज से जकात और संपत्ति कर समाप्त कर दिया। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली का युद्ध होता है। कितने में होता है? 1518 ईस्वी में होता है। किसके बीच होता है? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। कहां पे युद्ध होता है? खातोली का युद्ध होता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। बाबर योग सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोप खाने के कारण इब्राहिम की पराजय होती है। ये अक्सर यूपीएससी में भी बहुत सारे स्टेटमेंट बना दिया जाता है। ठीक है, कि इब्राहिम लोदी के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध होता है उसमें बाबर के योग्यता का क्या क्या चीज था, तो वो योग सेनापति रखता था, योग सेना वगैरह का अपने इसमें रखता था। ठीक है, अपने शासन में। ठीक है, श्रेष्ठ युद्ध नीति बनाता था, मतलब पहले वेल डेकोरेटेड कहते हैं ना, कि एक अपना डिसीजन लेता था कि वार कैसे करना है, कैसे जो फ्रंट पे है उसको कैसे हराना है। ठीक है, तो पहले अपना युद्ध नीति रणनीति तैयार करता था। तो इसलिए कहा जाता है कि बाबर योग सेनापति है, श्रेष्ठ युद्ध नीति इसके पास होता था, तोपखाना वगैरह ये सब इसके पास रहता है, इसलिए इब्राहिम लोदी को ये हरा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद युद्ध स्थल से मारा गया। इब्राहिम की पराजय हुई, यानी कि वो हार गया और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अकॉर्डिंग, यानी फरिश्ता का एक बुक का नाम है, इसमें ये लिखा गया है। ठीक है, वह मृत्यु के प्रांत, यानी जब मृत्यु होता है तो लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। ठीक है, यानी एक सैनिक की तरह, जैसे सैनिक युद्ध में लड़ते हैं वैसे मारा गया। और नाम तउल्ला, यानी कि नियाम तउल्ला कहीं लिखा रहेगा, नियाम तउल्ला या नाम तउल्ला के अकॉर्डिंग सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। ठीक है, तो गाइज ये लोधी वंश अब समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य को हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री में बनता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? हरियर और बुक्का 1336 ईस्वी में करता है। हरियर और बुक्का ये दोनों भाई होता है। ठीक है, 1336 ईस्वी में करता है। उसके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। ठीक है, हरियर और बुक्का कंपली राज के मंत्री थे और मोहम्मद तुगलक ने जब कंपली को विजिट किया था, यानी कि जब जीत लिया था, तब हरियर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, और बाद में उन्होंने तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने की निश्चय किया। हरियर और बुक्का तुगलक सेना के साथ कंपली यानी कि कंपिली आए और उन्हें कंपिली विद्रोह का दमन किया। एक संत विद्या धारण के प्रभाव में आकर के हरियर और बुक्का जो होते हैं, ये एक संत जो थे विद्या धारण, इनके प्रभाव में जब आते हैं तो ये फिर से हिंदू बन गए। ठीक है, ये फिर से हिंदू बन जाते हैं और विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरियर एवं बुक्का जो होते हैं, ये दोनों भाइयों ने अपने गुरु विद्याधारण ने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से दीक्षा ली। और इस साम्राज्य के 4 राजवंश होते हैं। संगम वंश 1336 से 1485, शालू वंश आते हैं 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570, आराविडु वंश 300 वर्षों तक शासन करते हैं। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां अनेगोड़ी, विजयनगर, वेनुगोड़ा, चंद्रगिरी था। ठीक है, 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर ने मदुरा विजय के लिए 2 सेना भेजी थी, और एक कुमार सवाल के नेतृत्व में, दूसरा जो था कुमार कंपन के नेतृत्व में। ठीक है, यानी पहला जो था एक कुमार शवल के नेतृत्व में और दूसरा जो था कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार में मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर शामिल कर लिया। और उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम लिखता है। यानी मदुरा विजयम में
एक बुक होता है मधुरा विजयम, अपने पति के जीत का विवरण करती है और सजीव वर्णन किया कि कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था, यानी कुमार कंपन जो था वो बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता है हरिहर द्वितीय, ठीक है, 1377 से लेकर 1404 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 में इसका शासन स्टार्ट होता है। सिंहासन पे जब बैठता है तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। कौन? हरिहर सेकेंड यानी हरिहर द्वितीय, ठीक है। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा जो होते हैं, राजा से राजस्व वसूला जाता था, ठीक है। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव और गोवा छीन लिया, ठीक है। यानी पश्चिम में क्या था? बेलगांव, पश्चिम में बेलगांव यानी बहमनी राज बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? बेलगांव ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में। बेलगांव हाँ, बेलगांव जो है कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और गोवा छीन लिया और वह शिव के विरूपाक्ष के रूप में उपासक था। चंद्रगिरी के समाप्त नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को पदच्युत करके यानी पद से हटाता है। 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नया राज सालू वंश की स्थापना होता है। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमामडी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके या इन पद से हटा करके सिंहासन पर बैठ जाता है। इसके बाद तुलु वंश की नींव डालता है, यानी तुलु वंश का फिर स्थापना होता है। 1509 ईस्वी में बातें करें तो जब उसका मृत्यु हो जाता है तो अनुज कृष्ण देव राय 1509 से 1529 ईस्वी में सिंहासन पे बैठता है और कृष्ण देव राय की उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय होता है, ठीक है। 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक है, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुआ। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में शाहित होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कलाशिकी युग माना जाता है, यानी कि जब कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का कलाशी युगीन माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान, एक कवि जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ये सुशोभित करते हैं कि इसलिए इसे शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण करता है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक था। उसकी प्रमुख रचना अमृतुमाल्यद यानी कि अमृतुमाल्यद, इसकी जो रचना मिलता है अमृतुमाल्यद थी, जो कि तेलुगु भाषा का 5 महाकाव्य में एक है। उसमें नागलपुर नामक एक नगर की स्थापना करता है। कौन करता है? कृष्णदेव राय ने करता है, ठीक है। उसने हजारा और विठल स्वामी नाम के मंदिर का निर्माण करवाता है और उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया और फारसी राजदूत अब्दुल रजाक कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया जाता है और फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था और महाभारत के तेलुगु अनुवाद करता है, ठीक है, 11वीं शताब्दी में। नयन ने प्रारंभ किया था जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन के द्वारा 14वीं शताब्दी में एरन के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, महाभारत के तेलुगु अनुवाद 11वीं शताब्दी में नयन ने प्रारंभ किया, यानी स्टार्टिंग कौन किया था? महाभारत के तेलुगु में अनुवाद 11वीं शताब्दी में नयन ने प्रारंभ किया। 13वीं शताब्दी में टिक्कन के द्वारा इसे लिखा जाता है। फिर 14वीं शताब्दी में एरन के द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। यानी 3 विद्वान इसमें लगे हुए हैं। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात है। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार शायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया और इस
संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था, ठीक है। फरिश्ता एक बुक का नाम है, इसमें लिखा जाता है कि यह एक युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, लेकिन युद्ध का वास्तविक क्षेत्र कहाँ था? राक्षसी और तंगड़ी नाम के 2 ग्रामों के बीच में स्थित है। तालीकोटा के युद्ध की बातें करें तो इस समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय, जो 1542 से लेकर 1570 ईस्वी में शासक होते हैं। इनका वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में था और अरविंदु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में लगभग होता है। तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया था और उत्तराधिकारी का रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद ये उत्तराधिकारी रंग प्रथम इसका नाम ही है, ठीक है। वेंकट द्वितीय शासक हुआ और उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। फिर से मैं बोल दूं, अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके यानी कि पद से हटा करके पेनुकोंडा में किया था। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ, ठीक है। और रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक होता है और उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया और विजयनगर के महान शासक की श्रृंखला में यह अंतिम वंश हुआ था जो वेंकट द्वितीय राजा वेडियार का समकालीन था। किसके समकालीन था? वेंकट द्वितीय राजा वेडियार के समकालीन था, जिन्हें 1612 से लेके 1612 ईस्वी में मैसूर राज की स्थापना करता है, ठीक है। विजयनगर राज में राजस्व जो था, राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेवेन्यू का महत्व सर्वाधिक जो इनकम था क्या था? भूमि कर, ठीक है, यानी कि लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, ठीक है। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता है और भू राजस्व का दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक किया जाता है। इसका निर्धारण भूमि श्रेणी, फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता है और शिष्ट यानी कि राय रेखा नामक एक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, ठीक है। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें यानी कि 58वें अथवन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि विभाग को क्या कहा जाता है? 58वें या अस्थवन या अथवन कहा जाता है। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है और विजयनगर काल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण होता है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी इसको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, यानी एडिट किया जाता है, ठीक है। विठल मंदिर कहाँ है? हम्पी में है, ठीक है। इसका निर्माण कौन? विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाता है। कितना? 1509 से 1529 ईस्वी में इसका शासन होता था। इस मंदिर में 56 जो था तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ठीक है। ये सारे गाइस कुछ फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए जो आपको। हेलो गाइज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। इसे आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ना इसे ईयरफोन लगा करके एटलीस्ट 2 से 3 बार सुन लीजिएगा ना, कंफर्म याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड थोड़ी बहुत फैक्ट देख लेते हैं जो मैंने नोट्स में कवर करी है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत प्रशासक से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। गुलाम वंश के सुल्तान ने 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेके 1412 ईस्वी तक शासन करता है। सैयद वंश ने 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक शासन करता है। लोधी वंश की बातें करें तो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन करता है। तुगलक वंश का शासक सबसे दीर्घकालिक था, ठीक है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे और सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था और इसी तरह सल्तनत काल में सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त किया जाता था। व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती है, नियुक्त व्यक्तियों को अमीरों की संज्ञा दी जाती है और इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल और अल्प वयस्क होता था, ठीक है। प्रशासनिक विभाग और इसके प्रारंभ करने वाले शासक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दीवाने मुस्तखराज जो है ये राजस्व विभाग से रिलेटेड है। ये दीवाने मुख्तराज का किसके द्वारा स्टार्टिंग किया जाता है? तो अक्सर ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर से रिपीट कर दूं, दीवाने मुस्तखराज
ये किससे रिलेटेड है? राजस्व विभाग से रिलेटेड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत का मतलब होता है बाजार जो नियंत्रण होता है उसका वो विभाग होता है, ठीक है, यानी मार्केट कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट होता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्टिंग किया जाता है। दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही जो होता है ये कृषि विभाग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। गाइस आपको ऑप्शन में दे देगा अलाउद्दीन खिलजी या फिर बहमनी काल की कुछ स्टार्टिंग शासकों का नाम दे देगा, या फिर फिरोज शाह तुगलक दे देगा, या फिर कोई भी नाम ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग का निर्माण कराता है। ये फैक्ट देखो आपको याद नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आप 2 से 3 बार 4 बार ऑडियो सुनो, याद हो जाएगा, राइट। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात जो होता है ये दान विभाग होता है, यानी कि जो दान पुण्य करते हैं ना उसका विभाग बनाता है। और ये फिरोज तुगलक ने स्टार्टिंग किया था। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक बनाता है, इसका निर्माण कराता है। विभाग एक होता है विभाग, और उनकी कुछ विभागों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का मतलब होता है ये सेना विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत जो होता है ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित होता है और विदेशी जो मामले होते हैं उसकी देखरेख से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद दीवाने इंसा, दीवाने इंसा जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित होता है। और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामला से संबंधित राजस्व विभाग होता है। देखो गाइस 2 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। दीवाने इंसा सरकारी पत्र से रिलेटेड है, दीवाने वजारत, दीवाने वजारत वित्तीय मामला से यानी फाइनेंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये याद रखना है। विजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्था को अंतर्मुक्त किया गया था वो मुस्लिम यानी कि मुस्लिम सम्राट के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम यानी कि व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफा ने फारस से ली थी, ठीक है। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुआ जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण था। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था और वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय मतलब सैनिकों का एक्सपेंडिचर, ये सारे सभी देखभाल करता था। और तुगलक काल का मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्ण काल था, ठीक है। फिरोज तुगलक के समय में वजीर का पद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा और दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया, ठीक है। घुड़सवारों की बात करें तो घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। क्या कहलाता था? सरेखेल। क्या चीज? घुड़सवारों की जो टुकड़ी होती थी उसे क्या कहते थे? सरेखेल। 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सालार होता था, यानी कि 10 सरेखेल जो होता था उस पे एक सिपह सालार होता था। जैसे समझ लो ना, ऐसा समझ लो कि आप जैसे कांस्टेबल होते हैं ना, तो बहुत सारे कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, है ना, फिर इंस्पेक्टर, ऐसे करके डीएसपी, एसपी, ऐसे करके ये सीरियल वाइज होता है। ऐसे याद कर, ऐसे समझ लो 10 सिपहलसारों के ऊपर एक अमीर और 10 अमीरों के ऊपर एक मालिक और 10 मालिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर निर्धारण किया। उसने कुरान में 4 कर लगाने की अनुमति दी थी। 4 जो टैक्स जो था कौन कौन था? खराज था, जजिया, खुम्स, जकात। खुम्स लूट का धन था। खुम्स जो था वो क्या था? लूट का धन था, जो युद्ध में शत्रु राज की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष जो होता था उसमें जमा हो जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा, ठीक है। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था करती थी।
ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सल्तनत काल में दो प्रमुख मुद्रा था, वो क्या क्या था, जीतल और टंका। ये इल्तुतमिश का पहला तुर्क शासक था जिसने स्टार्ट किया था और इसे शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने दो प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 होता है, यानी 1:48, यानी 1:48 था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेके 1246 ईस्वी तक सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उस पर लिखा हुआ था और बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम थे। बगदाद के अंतिम खलीफा कौन थे, अल मुस्तसिम थे। 1242 से लेके 1258 की हम बातें करें तो खलीफा इस काल में रहे और इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम मिलता है, जो 1226 से लेके 1242 तक खलीफा रहे। हदीस इस्लाम कानून है, जबकि जवाबित राज्य जो है वो कानून से संबंधित है। तो गाइज ये रहा आपका दिल्ली प्रशासन, मतलब कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो आपके कोई भी एग्जाम हो, मतलब वनडे से लेकर के स्टेट पीसीएस तक, ये सभी में रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग कला और स्थापत्य कला, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हम लोग कल स्टार्ट करेंगे और दिल्ली सल्तनत में साहित्य, स्थापत्य कला, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। जितने भी फैक्ट हो सकते हैं ना गाइस, 1-2 वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे, ज्यादा ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। फिर इसके बाद इसमें जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा रिलेटेड हम आपको इसी में सारे कवर करा देंगे, ठीक है गाइज। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। देन आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर लाइक अच्छा लगे तो। अच्छा लगे तभी, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा लगे तो फिर आप अपना व्यू दीजिएगा। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री, लाइक बोले तो स्पेक्ट्रम, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ऑथेंटिक बुक है वो स्पेक्ट्रम, ठीक है, बिपिन चंद्रा की। आप कहिएगा तो उसका भी हम शॉर्ट्स नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और मैंने जो पढ़ी है, जितनी भी सारी एग्जाम अभी तक मैंने मेंस लिखी, पीटी क्वालिफाई करी, इसके दौरान मैंने जो, हम लोग का क्या होता है ना कि एक समय में सर्टेन टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना के उसी को बार बार रिविजन करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑडियो फॉर्म रिकॉर्ड करके आप सभी को प्रोवाइड किया जाए, राइट। तो गाइज आप सभी कमेंट में बताइएगा। एंड आगे आपको कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ मैम करेंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पोर्शन कंप्लीट कराइए, मंथली मैगजीन या ऐसा कुछ भी, तो फिर आप बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी कंप्लीट कराने का, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।